हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और आप लोग कैसे हैं? और हम लोग यहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे करेंट अफेयर्स की क्लासेस ली जा रही थी और अब हम यहाँ पे शुरू किए हैं। जीएस में कुछ सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे उठाए हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को, और इसको हम ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है उससे हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और ये 8 खंडों में पूर्वावलोकन आती है। ये चतुर्थ खंड है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। यहाँ पे जितने भी विगत राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी परीक्षाओं का बहुत ही सुव्यवस्थित संकलन किया गया है और लगभग 29,000 प्रश्नों का संकलन है। 28,900 कुछ प्रश्न यहाँ पे पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं उनका यहाँ पे संकलन किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये यहाँ पे इसमें मेंस के भी प्रश्न हैं, जो पहले मेंस ऑब्जेक्टिव आते थे उनके भी प्रश्न हैं, और प्रीवियस ईयर के जो प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना ज़्यादा समय इसमें ना ज़ाया करते हुए, ये क्योंकि ये प्रीवियस मतलब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सोर्स है घटना चक्र का, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको फोकस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये पहला जो चैप्टर है, इसमें 42 चैप्टर्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक विकास है, दिया गया है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ये चैप्टर मतलब जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग पढ़िए, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास है, तो भारत का मतलब इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान का विकास, जो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से। तो यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने कुछ अधिनियम पारित किया था जिसके अंतर्गत ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी भारत में। ये जो शासन चला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला 1773 से कब से चला, देखिए 1773 से 1853 तक चला ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और 1853 तक चला। और 1858 से 1947 तक किसका शासन आ गया, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। यानी ये ब्रिटिश ताज का, महारानी का शासन आ गया ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के अंतर्गत, ये 1858 से 1947। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप लोग जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक को आप लोग पढ़ेंगे या अन्य किसी भी सोर्स से, ये सुभाष कश्यप की पुस्तक है, ब्रजकिशोर शर्मा की पुस्तक है, आप लोग को जो समझ में आए, देखिए पुस्तक वही अच्छी है जिसको हम एक अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कठिन शब्दों में परिभाषित किया गया हो, कठिन शब्दों का संकलन हो, वही पुस्तक अच्छी है। जो अपनी बातों को एक सरल तरीके से आप तक पहुंचा सके, आपके लिए वही बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए 1773 से 1853 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दुखदाई होने लगा और ये जब ब्रिटिश ताज को यानी महारानी को इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने ये ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अधीन ले लिया, और ये 1858 से 1947 तक ये पूर्णतः ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन आ गया। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यहाँ पे कंपनी के शासन हेतु है, पहले कंपनी का शासन रहेगा
फिर उसके बाद शासन आएगा ब्रिटिश ताज का। तो पहले कंपनी थी तो अब कंपनी का शासन होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये कुछ नोट्स हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश ताज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नोट्स है। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो यहाँ पे पूछ सकता है प्रश्न ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किसे नाम दिया गया, या बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम किस एक्ट के तहत अंतर्गत दिया गया या एक्ट के तहत दिया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल ये पद नाम दिया गया, इसकी सहायता अकेले तो कर नहीं पाएगा सब काम, तो इसलिए इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जो 4 सदस्य मिलकर उसका सहयोग करेंगे, कामकाज करेंगे। तो ये परिषद बनाई गई 4 सदस्यीय इसी गवर्नर जनरल की मदद के लिए, जिसका कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये प्रश्न पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो देखिए ये 4 सदस्य उसमें शामिल किए गए ना कार्यकारी परिषद में, तो ये कौन कौन थे, तो देखिए ये फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। तो आप लोग ये 4 नाम कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए सपोज कोई किसी का नाम फ्रांसिस है, फ्रांस के हैं, फ्रांस के लोग काफ़ी क्लेवर होते हैं। मॉनसन मतलब क्लेवर कोई कैसे होता है, मन को जब अपने ज़्यादा तीक्ष्ण करता है, मन को अपने ज़्यादा एक्टिव करता है तो वो क्लेवर हो जाता है। और क्लेवर होता है तो वो कितने क्लेवर थे, बोरवेल मतलब एकदम, बोरवेल मतलब कुआं, तो एकदम वेल की जितनी उनकी मन की गहराई थी, इतने चालाक थे। तो फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल ये 4 ये सदस्य थे। ये कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे और एक ये गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो काउंसिल के सदस्य ये लोग नियुक्त हो गए, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। अब सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो ये जो सपरिषद, तो मतलब परिषद के सहित ये 4 सदस्य थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन सभी लोगों को ये दिया गया यहाँ पे फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के, यहाँ पे इनको सैनिक और असैनिक शासन दोनों का अधिकार अब इनको गवर्नर जनरल दे दिया गया परिषद को, तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। और इनको क्या करना था, और भी इनका कुछ कार्य था। एक तो सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया इन्हें, और उसके बाद विदेश नीति में भी इन्हें कहाँ पे, मद्रास और बम्बई में। अब देखिए कलकत्ता से आगे, कलकत्ता के अतिरिक्त और कहाँ पे इनका देखिए प्रसार हो रहा है, मद्रास में और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का इनका भी देखरेख करना था इन्हें। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, किस सन में की गई थी। जब पूछेगा तो ये आप लोग बताएंगे सन 1774 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, किस एक्ट के तहत की गई। तो वो एक्ट है सन 1773। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई है और अधिनियम कौन सा था, 1773, लेकिन सन कौन सा था, 1774, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस उच्चतम न्यायालय में कौन था, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 कौन थे, 3 अन्य न्यायाधीश। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और भी 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे अभी हमारे कोर्ट में होते हैं ना कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कई सारे न्यायाधीश होते हैं उनके सहयोग के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्यभार होते हैं कि एक सिर्फ मुख्य न्यायाधीश उसको नहीं शॉर्ट आउट कर सकते हैं, नहीं दे सकते, सारे मामले को नहीं देख सकते हैं। अब देखिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, क्या है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने
तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट हम लिखते हैं कि कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार नहीं करना था कि अपना अकेले अकेले कुछ व्यापार करते रहें, सब लोग एक साथ व्यापार करना था। जिस उद्देश्य से वो आए थे उसी के तहत काम कर रहा था। निजी व्यापार नहीं करना था और भारतीयों से कोई उपहार नहीं लेना था। इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देखिए ये पूछता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो ये 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। तो क्या हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या हुआ था कि कंपनी के राजनीतिक, देखिए राजनीतिक और व्यापारिक, ये दो अलग अलग कार्य हैं, मतलब इनका दोनों कार्यों का पृथक्करण किया, दोनों को अलग कर दिया गया कि राजनीतिक कार्य अलग है, व्यापारिक कार्य अलग हैं। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। इस एक्ट में 1784 के एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। देखिए ये जो निदेशक मंडल जो था उसको ये व्यापारिक मामले सिर्फ दिए गए और जो राजनीतिक मामले थे उनका नियंत्रण उनके अधीन नहीं किया गया था। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। अब देखिए ये एक्ट आया 1786, पहला एक्ट 1773, दूसरा 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 और तीसरा है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या है 1786 के अंतर्गत क्या था, इसके द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 1786 में वो हुआ कि जो गवर्नर जनरल परिषद बनी थी फ्रेंड्स, 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल परिषद बनी थी, एक गवर्नर जनरल थे। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो था, जो परिषद के सदस्य थे, उनकी बातों को मानने से इनकार कर सकता था। 1786 में किसी विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। देख रहे हैं आप लोग, गवर्नर जनरल की जो शक्तियों में विस्तार हो रहा है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की शक्तियों में विस्तार आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, ये देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारों को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और सन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तो वो है 1813। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका जो एकाधिकार था कंपनी का भारतीय व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। मतलब चीन के साथ वो कंपनी व्यापार कर सकता था और चाय का व्यापार कर सकती थी कंपनी, तो उसी पर एक अधिकार बना रहा। अब अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल,
तो ये क्या किया गया कि उनको गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में। आप लोग सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं, सारे एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको कंठस्थ करिए, अपने बिल्कुल दिमाग में कहीं स्टोर कर लीजिए जगह पे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देखिए, ये जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट की धारा थी 87। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय जो था धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की जो शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको 1833 में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। 1813 में क्या हुआ था कि एकाधिकार समाप्त किया गया था। देखिए, ये पूछता है प्रश्न कि कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, 1813 में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। ये कब किए गए, 1833 में। तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। व्यापारिक कार्य उसके खत्म कर दिए गए, सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी कंपनी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैकाले को ये कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब क्या है आगे कि इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, ये इसको डिलीट कर देते हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ये है पॉइंट, इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। क्या है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था कि विधायी जो शक्तियां थी उनको कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम ये कब हुआ था, 1853 में। ये 1853 में कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया, उनकी शक्तियों को। और विधि निर्माण हेतु क्या हुआ, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण के लिए क्या किया गया, जब अलग कर दिया गया, विधायी शक्तियों को कार्यपालिकी शक्तियों से अलग कर दिया गया, तो विधि निर्माण के लिए कुछ करना पड़ेगा कि कौन विधान का निर्माण करेगा, विधि का निर्माण करेगा। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती, ये सिविल सेवक जो थे उनकी भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये 1853 में हुआ। 1853 में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिला कि विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्तियों में पृथक्करण किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। देखिए, जब दोनों का अलग अलग किया गया तब उनको कार्यभार संचालन के लिए भी कोई एक चाहिए ना, संगठन या कोई एक परिषद जहाँ से ये विधियाँ बन सके, विधि का निर्माण हो सके। तो उसके लिए विधान परिषद बनाई गई। और उसके बाद सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर, इसी से संबंधित इसमें प्रश्न हैं। अब आप लोग इसका, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में आप लोग सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय में, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें से कौन सा सही है आप बताइए फ्रेंड्स, कि किस अधिनियम यहाँ पे पूछ रहा है। मैं जब इसको आप लोगों को पढ़ा रही थी तो बोली हूँ कि अधिनियम और
सन, दोनों अलग अलग पूछेगा। तो ये अधिनियम पूछा है, तो ये अधिनियम हो जाएगा ये 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक दिन में हम लोग एक चैप्टर देखेंगे, और देखिए ये सर एलिजा इम्पे जो थे, ये जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ये है, दिया गया है यहाँ पे कि पहली जानकारी आप लोगों को है बताना है कि ये सही है या गलत है। मतलब क्या इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सत्य है या असत्य? और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये क्या सही है कि गलत है? आप लोग बताइए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में है न तो 1 और न ही 2। तो अब बताइए, ये देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये तो सही है। और दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये एलिजा इम्पे जो मैं बताई हूँ वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, एलिजा इम्पे जी। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1, यानी ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं, ये है सूचियां हैं, सूची को सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न अवश्य ही आते हैं परीक्षा में, इस टाइप के, इस प्रारूप के प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। आप लोग बताइएगा, आप लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को समझाई भी हूँ। थोड़ा सा आप लोग इसको अगर फोकस करेंगे तो आप लोग सही इस प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। अभी ये लगातार ये प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो रहा है, किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो रहा है। ये है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब आप लोग देखिए, इसमें से ये जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले मिलाइए, फिर दूसरा को मिलाइए, फिर तीसरा, जो आए उसको मिलाते जाइए, जो बचेगा वो अपने आप, जो नहीं आ रहा है वो अपने मिल जाएगा। तो देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़े हैं ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पिट्स इंडिया, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। अब दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी सन 1773, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और ये मिला देंगे हम लोग, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने हेतु अनुमति कब दी गई थी, ये 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी। कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी ना, ये मैकाले थे कानूनी सदस्य, तो ये 1833 में दी गई थी इनको अनुमति, इनकी नियुक्ति की गई थी। ऐसा प्रारंभ किया गया 1833 में। अब देखिए आप लोग मिलाइए, ए का जो है ये 2, ए का 2, बी का 1, सी का क्या है, सी का जो है 3 हो जाएगा ये, और ये डी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग अगर धैर्य बना के इनको आप लोग पढ़ेंगे, धैर्य बनाए रहिए फ्रेंड्स, और आप लोग इसको ध्यान में रखिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी। पहला ऑप्शन है, मतलब पहला है ये 1813 का चार्टर एक्ट। तो
अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसमें इंग्लिश मिशनरियों का आगमन हुआ। और ये है दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो ये तीनों जो हैं ये सत्य हैं। तो ये इनसे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और हम लोग देखते हैं आगे। इससे ये देखिए, इससे संबंधित आप लोगों को कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो हम लोग इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली थी उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में क्या हुआ, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। आज समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। समिति में कितने सदस्य यूरोपीय शामिल थे? 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? ट्रेवेलियन थे। जबकि एसटी प्रिंसेप प्राच्य यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया 5वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, क्या फ्रेंड्स यहाँ पे है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत ये चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये हम लोग पढ़े हैं 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, इसी के तहत चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर और जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ जानकारियाँ, इनको भी हम लोग जान लेते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 में 1813 में तो ये हुआ कि चीन और चाय के साथ, 1833 में क्या हुआ कि समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, सिर्फ राजनीतिक कार्य कंपनी के पास रह गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पहला है कि 1813 के संबंध में ये सही है कि नहीं, आप लोगों को ये बताना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को
चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और ये तो सही ही है। अब इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यानी क्या है 1813 में कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो फ्रेंड्स ये सही है कि इसने 1813 में ही थोड़े आ गया था, पूरा ये शुरू हो गया था, मतलब सुदृढ़ एक कर दिया, बेस एक बन गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये हो जाएगा, देखिए ये कौन से कथन सही हैं, तो केवल 1 और 2 यही सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये पूरा राजस्व नियंत्रण में नहीं आया था अभी। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी बॉक्स में दी हुई होंगी और वो जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं बताऊंगी तो कुछ छूट सकता है। एक बार हम लोग रीडिंग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ये चीन और चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। चीन और चाय पर अधिकार तो बना रहा 1813 में, लेकिन ये व्यापारिक जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, तब ये सीधे उसके अधीन आया। राजस्व जो है, भारत का राजस्व सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आया, नियंत्रण में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो ये है, देखिए ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है चार्टर एक्ट 1833। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2012 में। ये प्री 2012 में पूछा गया है और इसमें देखते हैं हम लोग, ये चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या क्या थी? 87 है इसमें 1833 में, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब इनमें से किसी भी एक कारण से कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य, कंपनी में अगर कोई काम करना चाहता है तो इन सबों की वजह से उसको ये नहीं माना जाए कि ये मतलब अयोग्य है, ये नहीं काम कर सकता है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी।
तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये प्रश्नों का जो संकलन है ये विगत प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ये हम लोग आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स, अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अभी तक किसके अधीन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अब देखिए ये ब्रिटिश ताज के अधीन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोगों के लिए अब प्रतिदिन एक क्लास लेकर आया करूँगी और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ अन्य जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल पे, आप हमारे साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।